हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों पर होंगे। गाइस, आज के इस वीडियो में जैसा कि मैंने पोल क्रिएट किया था कि क्या मुझे डिफरेंट स्पेशलाइजेशन इन एमएससी जो इंडिया में एमएससी में है और एमएससी के बाद यानी पीएचडी में जो है कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन अवेलेबल हैं, उसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए या नहीं। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने पोल में पार्टिसिपेट किया, उसके लिए थैंक यू। और बहुत सारे स्टूडेंट अराउंड 85% से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने बोला कि सर यस सर, हमें जानना है कि कितनी स्पेशलाइजेशन है। ये वीडियो क्यों है यूज़फुल, मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि आपको एक आइडिया लग जाएगा। क्योंकि आप ज़्यादातर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो बैचलर्स के हैं, उनको ये आइडिया नहीं लग पाता है मास्टर्स में जाने के बाद कि उनको किस फील्ड में जाना चाहिए, कौन सी फील्ड ट्रेंड कर रही है अभी इंडिया में जिस पे काफ़ी फंडिंग हो रही है, और कौन सा इंस्टीट्यूट उस फील्ड में ज़्यादा बेहतर होगा उनके लिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से फील्ड हैं इंडिया में जो अभी ट्रेंड भी कर रहे हैं और इवन इम्पोर्टेंट भी हैं फिज़िक्स को लेकर। और फिर उसके बाद एंडिंग में कौन कौन से इंस्टीट्यूट में वो फील्ड अवेलेबल हैं, कहाँ कहाँ उससे रिलेटेड पढ़ाई होती है और रिसर्च होती है, वो भी बताऊँगा। और ठीक है, फिर हम शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लास्ट में ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप लोग नए हो, फर्स्ट टाइम विजिटर हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो देखिए, सबसे पहले डिफरेंट स्पेशलाइजेशन इन एमएससी, ये हमारा टॉपिक है। तो फिज़िक्स जनरली हमें पता है हम क्या करते हैं। फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना और फिजिकल फिनोमिना। ये ब्रांच साइंस का एक ब्रांच है बेसिकली, जिसमें कि हम नेचुरल फिनोमिना जो हो रहा है उसकी हम स्टडी करते हैं। बट हम स्टडी दो पार्ट्स में कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका होता है थ्योरेटिकली करना, थ्योरेटिकल फिजिक्स बोलते हैं उसको, काफ़ी फेमस है और काफ़ी एक इंटरेस्टिंग ब्रांच है फिज़िक्स का। इसमें हम करते क्या हैं, ये ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है विच डील्स विद द प्रिडिक्शन ऑफ नेचुरल और फिजिकल फिनोमिना बाय डेवलपिंग न्यू एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल मॉडल्स। थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट डोंट डू एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बोलते हैं कि सर थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। नहीं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट डोंट डू एनी एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्व नेचर डायरेक्टली। मतलब डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन नहीं करते वो लोग। वो क्या करते हैं, दे स्पेंड देयर टाइम यूजिंग मैथमेटिक्स टू डिफाइन द नेचर। एग्जाम्पल इसमें मैंने स्ट्रिंग थ्योरी लिखा हुआ है। आई होप कि आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा अपने फ्रेंड्स से, या आपने यूट्यूब पर उसके कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी या गूगल पे देखा होगा। तो स्ट्रिंग थ्योरी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जब भी मैं किसी को थ्योरेटिकल फिजिक्स के बारे में समझाता हूँ। यहाँ पर आपको एक पिक्चर देख रही होगी, और किन किन को ये पता है कौन है वो लिख सकते हैं प्रीमियर में, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। इनका नाम है एडवर्ड विटन। इनका नाम है एडवर्ड विटन, और ये एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हैं एज वेल एज मैथमेटिशियन भी है। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है आज की डेट में। ये लिविंग साइंटिस्ट, आप लिविंग आइंस्टाइन भी कह सकते हैं इनको, क्योंकि इनका ब्रेन काफ़ी जल्दी वर्क करता है, काफ़ी फास्ट वर्क करता है व्हेन इट कम्स टू अ डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स। तो ये अभी लिविंग लेजेंड्स भी आप कह सकते हो, लिविंग थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट भी कह सकते हो, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस दिए हैं, चाहे वो स्ट्रिंग थ्योरी में हो, टोपोलॉजिकल फील्ड थ्योरीज में हो, या मैथमेटिकल फिजिक्स में हो। इनको जो कि मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा प्राइज़ होता है, मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज़ जिसे हम कहते हैं, फील्ड मेडल, वो भी मिल चुका है 1993 के आसपास। तो ये कितने वैल्यूएबल हैं ये अभी आज की डेट में, अगर हम मैथमेटिकल फिजिक्स की बात करते हैं या थ्योरेटिकल फिजिक्स की बात करते हैं। इनका काम ही है डेवलपमेंट ऑफ मॉडल्स। ये मतलब कुछ न्यू थ्योरम्स भी डेवलप ये कर चुके हैं, अपनी किताब में इन्होंने लिखी हुई है। सुपर स्ट्रिंग थ्योरी से रिलेटेड इनकी किताब है, तो जो कि मेरे ख्याल से कुमरून वाफा के साथ इन्होंने को ऑथरिंग में लिखी हुई है। तो काफ़ी बेस्ट है, और यही एक तरीके से अभी स्ट्रिंग थ्योरी और थ्योरेटिकल फिजिक्स में सबसे महान माने जाते हैं, सबसे अपर लेवल पर हैं अभी अवेलेबल। तो इसलिए मैंने इनकी पिक्चर यूज़ की है। तो इनका नाम एडवर्ड विटन है। ये थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट एज वेल एज मैथमेटिशियंस भी हैं। इन्होंने वो सारे थ्योरम्स डेवलप किए हैं जो कि मैथमेटिशियंस को ज़रूरत पड़ती है। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? यानी ये फिजिसिस्ट होने के बाद भी इन्होंने वो सारे थ्योरम्स डेवलप करे जो मैथमेटिशियंस नहीं कर पाए, इसलिए इनको फील्ड मेडल दिया गया। अब यहाँ पर बात करते हैं, दूसरा जो होता है वो है एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। थ्योरेटिकल फिजिक्स तो हमें पता चल गया कि इसमें हम मैथमेटिकल मॉडल्स तैयार करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल मॉडल तैयार करते हैं। हम कुछ सोचते हैं, उसकी प्रेडिक्शन करते हैं, और फिर एक हाइपोथेसिस रेडी करते हैं, फिर हम इक्वेशंस वगैरह डिराइव करते हैं यूजिंग प्योर मैथमेटिक्स, जो हम अलजेब्रा वगैरह यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। इसमें क्या करते हैं, ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है विच डील्स विद द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर। ये इसमें हम एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में नेचर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हैं, डायरेक्ट इंट्रैक्शन होता है। कैसे? यूजिंग मशीन्स, इंस्ट्रूमेंट्स, डिवाइसेस एक्सेट्रा। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा,
मशीन्स, डिवाइसेस और इंस्ट्रूमेंट्स ये वेरी करते हैं। ये नहीं कि हाँ एक ही मशीन से हम सारे ऑब्जर्वेशन कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो इन दिस फील्ड ऑब्जर्वेशन वेरीज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑब्जर्वेशन जो होती है काफ़ी सिंपल होती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो ऑब्जर्वेशन है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट, आई होप कि आप सभी को पता होगा क्या था ये। टू मेजर द फोर्स बिटवीन टू मासेस एंड ही ऑल्सो गेव अस द एक्यूरेट, रेयरली एक्यूरेट वैल्यूज ऑफ कैपिटल जी यानी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट टू अ लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, जो कि सबसे बड़ा हैड्रॉन कोलाइडर, सबसे बड़ा कोलाइडर है, सबसे बड़ा पार्टिकल एक्सेलरेटर है इस पूरी दुनिया में, जिसको अराउंड $2 बिलियन खर्च करके बनाया गया है। ठीक है, ये कहाँ पर है? सर्न में है, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड। तो पार्टिकल एक्सेलरेटर है, इसमें क्या करते हैं हम, दो पार्टिकल्स की कोलिजन करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स होता है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है मैं समराइज कर देता हूँ। देखिए, थ्योरेटिकल फिजिक्स का मतलब है इट्स ऑल अबाउट अप्लाइंग अ मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स टू अंडरस्टैंड द नेचर। अब उस मैथमेटिक्स को अप्लाई करके आप मॉडल्स तैयार करते हैं, और उसी मॉडल्स की हेल्प से आप नेचर को डिफाइन करते हैं, प्रेडिक्शंस करते हैं। और अगर वो प्रेडिक्शन कोई एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट डायरेक्ट ऑब्जर्व कर लेता है तो वो आपका कंप्लीट थ्योरी बनता है। तो एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट का काम है कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करना, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना नेचर से विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, मशीन्स एंड डिवाइसेस। बट थ्योरेटिकल फिजिक्स का काम है नेचर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं करना, उसके लिए एक ब्रिज बनाना, उसके लिए एक मैथड तैयार करना जिससे कि वो कॉन्टैक्ट कर सके। ठीक है, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि ये लोग मशीन, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज़ करके नेचर के साथ बात करते हैं, थ्योरेटिकल फिजिक्स मैथमेटिक्स का यूज़ करके नेचर के साथ बात करते हैं। इसमें मैंने इनकी फ़ोटो लगाई हुई है, आई होप कि आपको पता होगा ये कौन है ये तीनों। इन तीनों को जो है नोबेल प्राइज़ 2018 में मिला था। नोबेल प्राइज़ 2018 किस चीज़ के लिए मिला हुआ है इनको लेज़र फिजिक्स के लिए मिला हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर मैं अभी बताऊँगा कि लेज़र किसके अंदर आता है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हाई इंटेंसिटी जो है पल्स जनरेट किए थे, हाई इंटेंसिटी पल्स जनरेट किए थे बहुत ही कम टाइम में। तो इसलिए इन तीनों को 2018 का नोबेल प्राइज़ दिया गया था, जिसमें से इनका नाम जो है वो एशकिन है। ये जो थर्ड वाले बंदे हैं, इन दोनों का नाम मैं अभी भूल गया। तो उसके रेफरेंस के लिए मैंने वेबसाइट भी दे रखी है। अब यहाँ पर मैंने थर्ड ब्रांच मैं इतने दिन से जो सोच रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे फील्ड्स होते हैं जिसमें कि हम दोनों को डिवाइड करके नहीं रख सकते। दोनों का एक तरीके से इंटरडिसिप्लिनरी वो अप्रोच है, मतलब अगर हम दूसरा ले रहे हैं पहला भी लेना पड़ेगा। तो उसको मैंने नाम दिया है आपको समझाने के लिए एक्सपीरियोटिकल फिजिक्स। एक्सपीरियोटिकल फिजिक्स इट मीन्स ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल फिजिक्स। इसमें क्या होता है, फील्ड कोई डिफाइंड नहीं है, अभी कहीं पर नहीं लिखा होगा, या आप जब भी गूगल वगैरह पे सर्च करेंगे नहीं है, तो इट नॉट येट डिफाइंड, बट इट कंसिस्ट ऑफ बोथ थ्योरेटिकल एज वेल एज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च लाइक ग्रेविटेशनल वेव एस्ट्रोनॉमी, क्वांटम कंप्यूटिंग, टोपोलॉजिकल मैटर स्टडीज़। तो यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ग्रेविटेशनल वेव एस्ट्रोनॉमी एक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है आज की डेट में, इंडिया में भी एज वेल एज अब्रॉड में भी। क्वांटम कंप्यूटिंग भी इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है अभी, और टोपोलॉजिकल मैटर स्टडीज़ भी इंडिया में काफ़ी अच्छा चल रहा है। और टोपोलॉजिकल मैटर स्टडीज से रिलेटेड तो 2016 में नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है, शायद जापानीज़ साइंटिस्ट थे मे बी। तो ये जो तीन मैंने टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इवन एक्सेट्रा, मतलब और भी ऐसे फील्ड्स हैं जो कि डेवलपमेंट के अंदर हैं अभी, जिसमें कि सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं, सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं, दोनों का कॉम्बिनेशन से ही हम नेचर को समझ सकते हैं। ग्रेविटेशनल वेव एस्ट्रोनॉमी में हम करते हैं बेसिकली, यहाँ पर वो प्रिडिक्शंस हम लाइव ऑब्जर्व करते हैं जो कि थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट ने ऑब्जर्व करी, प्रिडिक्ट की हुई है। जैसे ग्रेविटेशनल वेव दो ब्लैक होल्स की कोलिजन की वजह से या दो बाइनरी स्टार्स की कोलिजन की वजह से जो बनता है, तो उनका हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। और इसमें एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट का भी काम है, क्योंकि वो ऑब्जर्व करेंगे। तो ये बेसिकली एक्सपीरियोटिकल उसमें आएगा। और हाँ, अभी 100% ये डेवलप्ड भी नहीं है, इसलिए इसको अलग ब्रांच में रखा जाएगा। 100% डेवलप्ड भी नहीं है, जिस तरीके से 100% डेवलप्ड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, लेज़र फिजिक्स है, ये सब 100% डेवलप्ड कहने का मतलब है कि इनका एक मोटो है कि ये इसी चीज़ में काम करेंगे। लेकिन ये लोग क्या है कि इनके पास और भी अलग अलग डिफरेंट ब्रांचेस के वर्क होते हैं, तो इसलिए इनको मैंने तीसरे ब्रांच में रखा है एक्सपीरियोटिकल फिजिक्स में, क्वांटम कंप्यूटिंग और टोपोलॉजिकल मैटर स्टडीज़। क्वांटम कंप्यूटिंग तो काफ़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। क्वांटम कंप्यूटिंग में हम क्या कर रहे हैं, क्लियर सी बात है, कंप्यूटर साइंस एक कंप्यूटर इंजीनियर को फिजिक्स की थ्योरी को अप्लाई करने के लिए कह रहे हैं कि भाई अप्लाई करो और देखो क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो क्वांटम कंप्यूटिंग में टेलीपोर्टेशन हो गया या इंटेलमेंट हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में भी स्टडी करनी पड़ती है, और कंप्यूटेशनल तो करना ही पड़ता है। तो इसलिए क्वांटम कंप्यूटिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चल रहा है। और टोपोलॉजिकल मैटर स्टडीज़ में कहने का मतलब ये है
कि कुछ वियर्ड बिहेवियर अगर हमें किसी मटेरियल में दिख रहा है जब हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसको हम टोपोलॉजिकल मैटर स्टडीज़ में रखते हैं। तो शायद 2017 में नोबेल प्राइज़ जो दिया गया था बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ सम टोपोलॉजिकल इंसुलेटर्स, किसी ने उसको डेवलप किया था। तो अब हम इसको भी सब ब्रांच कर रहे हैं, यानी अब थियोरेटिकल फिजिक्स के भी अलग अलग ब्रांचेस होते हैं। तो जिसमें कि सबसे पहला है आपके पास मैथमेटिकल फिजिक्स, दिख रहा होगा आपको। इसमें क्या करते हैं, इन दिस फील्ड वी जनरली यूज़ अ प्योर मैथमेटिक्स टू नो द फिनोमिना हैपनिंग अराउंड ऑल अराउंड्स, यानी कि हम मैथमेटिकल फिजिक्स में वो सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं जो कि एक प्योर मैथमेटिशियंस ने डेवलप करी हुई है। प्योर मैथमेटिशियन ने जो डेवलप करी हुई है वो सारी चीज़ें हम अप्लाई करते हैं। वो अप्लाई करने के बाद हम ये पता लगाते हैं कि जो भी चीज़ें हमारे आसपास हो रही है वो कैसे हो रही हैं और उसका क्या प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो वो मैथमेटिकल फिजिक्स में आता है। जो इस फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं उन्हें मैथमेटिकल फिजिसिस्ट कहते हैं। फ्रीमन डाइसन जो कि अभी रिसेंटली कुछ ही महीनों पहले, यानी अराउंड मेरे ख्याल से 1 साल होने वाला होगा, उनकी डेथ हो गई है फ्रीमन डाइसन की। वो भी काफ़ी बढ़िया मैथमेटिकल फिजिसिस्ट थे। ऊपर मैंने एडवर्ड विटन का जैसे आपको बताया वो भी एक मैथमेटिकल फिजिसिस्ट है। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट्स लाइक अलजेब्रा, कैलकुलस, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स आर द मोस्ट कॉमन यूज बाय द मैथमेटिकल फिजिक्स। यानी अगर आप मैथमेटिकल फिजिसिस्ट बनना चाहते हैं तो आपका मेन फोकस होगा कि आपकी मैथमेटिक्स काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, आप इजी टू अंडरस्टैंड कर लें, ऐसा होना चाहिए। और जनरली क्या होता है, अलजेब्रा के सारे टॉपिक्स लाइक ली अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, मैनीफोल्ड कैलकुलस, जितने भी टाइप के कैलकुलस होते हैं, ज्योमेट्री, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, जो भी बेसिक ज्योमेट्री होती है वो सब, यूक्लिडियन ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, सारी बेसिक चीज़ें, और स्टैटिस्टिक्स, इन सब चीज़ों का नॉलेज काफ़ी अच्छा होना चाहिए अगर आप मैथमेटिकल फिजिक्स में आगे रिसर्च करना चाहते हैं। तो ये जनरली यूज्ड होते हैं जो मैंने बताया। नेक्स्ट है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या जनरल रिलेटिविटी। काफ़ी बेहतरीन, आपको पता होगा ये वर्ड बहुत बार आप लोगों ने सुना भी होगा अपने कॉलेज फेस्ट में या आपके दोस्तों से, या आपने यूट्यूब पर देखा होगा। ब्रायन ग्रीन इन सब की सीरीज चलती है तो ये वर्ड काफ़ी बार यूज़ करते हैं वो लोग। तो जनरल रिलेटिविटी में क्या है, इन दिस फील्ड वी स्टडी ज्योमेट्रिक थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन एंड दिस थ्योरी इज द करंट बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रेविटी इन मॉडर्न फिजिक्स। यानी ये एक ग्रेविटी की थ्योरी है, ये क्लासिकल थ्योरी है, क्वांटम थ्योरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। यानी कि हम इसमें क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन नहीं लेते हैं, सिंपल क्लासिकल जो सिस्टम हमने पढ़ी हुई है न्यूटोनियन को ही मॉडिफाई करके बताया जाता है, बट 4th डायमेंशन का एक्सटेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिकली ग्रेविटेशन की थ्योरी है जो भी हम करते हैं, और जो इस फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं उन्हें हम रिलेटिविस्ट कहते हैं, जनरल रिलेटिविस्ट कह लेते हैं, ठीक है। और आइंस्टाइन ने इसे पहली बार इस थ्योरी को, हमें पता है, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 1918 में इसका जो है पेपर जो है पब्लिश हो गया था, और 1921 में जब एडविन हबल ने इनको ऑब्जर्व करके भी बताया था कुछ कुछ, जिससे कि फिर बाद में इनका और डेवलपमेंट हुआ, बिगेस्ट ब्लंडर नाम दिया गया, मतलब इन्होंने खुद बोला। और उन्होंने क्या बताया कि जो ग्रेविटी है वो स्पेस टाइम कर्वेचर है, वो कोई फोर्स नहीं है, वो एक स्पेस टाइम कर्वेचर है, और वो स्पेस टाइम कर्वेचर ही एक लीनियर अप्रॉक्सीमेशन में हमें फोर्स बताता है, ठीक है। कौन नहीं जानता है इनको, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। नेक्स्ट है एस्ट्रोफिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी। In this field, we use the laws of physics and chemistry to understand the death and birth of the celestial objects like star, nebula, planets, black hole, wormholes, white holes, comets and space science का भी एक सब्जेक्ट है। बेसिकली एस्ट्रोफिजिक्स में हम क्या करते हैं, अभी मैंने कॉस्मोलॉजी का नहीं बताया, मैं यहाँ लिखना भूल गया। एस्ट्रोफिजिक्स में हम वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं, उन सारी चीज़ों का प्रिडिक्शन करते हैं या यूजिंग मैथमेटिक्स, जो कि कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे स्टार है, स्टार का डेथ और जो डेथ है और बर्थ है वो कैसे होता है। फिर कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जैसे कॉमेट्स, एस्टेरॉइड या कोई दूसरा प्लैनेट, अर्थ को छोड़ के जितने भी बाहर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी मैथमेटिकल स्टडी करते हैं, वो एस्ट्रोफिजिक्स में आता है। और कॉस्मोलॉजी, क्योंकि हाँ बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में कन्फ्यूजन भी होता है कि कॉस्मोलॉजी एक ऑब्जर्वेशनल साइंस है, नहीं, कॉस्मोलॉजी एक थ्योरेटिकल साइंस है, थ्योरेटिकल फिजिक्स है। इसमें हम अर्ली मतलब यूनिवर्स कैसे स्टार्ट हुआ है वही चीज़ें पढ़ते हैं। इसके लिए आपको पता है काफ़ी फेमस थ्योरी है इन्फ्लेशनरी थ्योरी, है ना, आपने सुना भी होगा, इन्फ्लेशनरी थ्योरी ऑफ कॉस्मोलॉजी, जो कि शायद एलन गुथ के द्वारा ये है दी गई है, इन्होंने ही पहली बार इसको पब्लिश किया था। तो कॉस्मोलॉजी को हम यूनिवर्स कैसे शुरुआत हुई है उसके लिए अलग अलग मॉडल्स तैयार करते हैं, तो वो कॉस्मोलॉजी के अंदर आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हाई एनर्जी फिजिक्स। इन दिस फील्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 थ्योरीज, पार्टिकल फिजिक्स, क्वांटम फील्ड थ्योरी, स्टैंडर्ड मॉडल एंड स्ट्रिंग थ्योरी। पार्टिकल फिजिक्स, आई होप कि आपको पता होगा, पार्टिकल इट्स ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ पार्टिकल, हाउ पार्टिकल केम इनटू एग्जिस्टेंस, व्हाट आर द एनर्जी नीडेड फॉर देयर एग्जिस्टेंस, और क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी, उन प्रॉपर्टीज़ को कैसे बताया गया है, वो सारी चीज़ें पार्टिकल फिजिक्स में आती है। क्वांटम फील्ड थ्योरी में हम क्या करते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स आर नथिंग बट द वाइब्रेशन इन देयर ओन फील्ड्स, मतलब ऑल द पार्टिकल्स ऑफ दिस यूनिवर्स आर रिप्लेस्ड बाय द फील्ड्स एंड दैट फील्ड्स इज नोन एज क्वांटम फील्ड्स।
तो क्वांटम फील्ड थ्योरी में आती है, उसके लिए अलग मैथमेटिक्स होती है। जो भी मैंने ऊपर मैथमेटिकल फिजिक्स बताया, अगर आपको वो स्ट्रॉन्ग है, आपको पता है कैसे अप्लाई करते हैं, तो आप क्वांटम फील्ड थ्योरी ईजिली समझ पाएंगे। स्टैंडर्ड मॉडल का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ 3 फंडामेंटल फोर्सेज। विच थ्री? न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बेसिकली स्टैंडर्ड मॉडल का बेसिक मतलब ही यही है कि गेज थ्योरीज, यानी कि हमें उन 3 फोर्सेज को कंबाइन करना है यूजिंग मैथमेटिक्स। स्ट्रिंग थ्योरी, उसके लिए मैंने एक अलग से पॉइंट बनाया हुआ है। स्ट्रिंग थ्योरी क्या है? स्ट्रिंग थ्योरी को देखिए मैंने कैसे डिफाइन किया है। मैरिज बिटवीन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड क्वांटम फील्ड थ्योरी इन विच वी स्टडी पार्टिकल्स आर नथिंग बट strings and vibration of these strings gives us the notion of how particle propagate through the space and interact with each other। ठीक है, तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर बात समझने वाली बात है कि स्ट्रिंग थ्योरी क्या है। स्ट्रिंग थ्योरी है क्वांटम फील्ड थ्योरी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का मैरिज है। जिस तरीके से क्वांटम फील्ड थ्योरी को हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉम्बिनेशन है, वैसे ही स्ट्रिंग थ्योरी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम फील्ड थ्योरी का कॉम्बिनेशन है। ये बेसिकली एकमात्र ऐसी अभी तक थ्योरी उभर के सामने आई है, यानी अभी डेवलप हो रही है, जो कि हमें यूनिफिकेशन की तरफ ले जा सकता है, यानी कि हम इसमें ग्रेविटी को भी बाकी तीनों फोर्सेस के साथ कंबाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि क्वांटम फील्ड थ्योरी की यहाँ पर स्टडी आती है, तो देखा गया है कि जो स्ट्रिंग्स हैं उससे हमें एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल के बारे में पता चला है जिसका नाम ग्रेविटोन है, जिसकी स्पिन 2 है, जो कि लॉजिकली मतलब थ्योरेटिकली तो हमें दिख रहा है कि हाँ एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन करना इसे काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये हाई एनर्जी फिजिक्स के अंदर आएगी, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जो कि अभी मतलब हमारे रियल लाइफ में अब एग्जिस्ट करना काफ़ी मुश्किल वाली बात है। लेकिन अगर ऐसा होता है इन फ्यूचर, अगर हम बना पाए, तो हम ग्रेविटी को भी उन दायरे के अंदर ले आएंगे कि चारों के साथ तीनों के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो इसको हम स्ट्रिंग थ्योरी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ क्वांटम ग्रेविटी। आपको दिख रहा होगा यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रिंग थ्योरी इज अ थ्योरी ऑफ क्वांटम ग्रेविटी। क्यों? क्योंकि हम इसको क्वांटम मैकेनिक्स और ग्रेविटी को भी कंबाइन कर पाएंगे। ये मैंने पिक्चर यूज़ की है, इसमें आपको दिख रहा है डिफरेंट वाइब्रेशंस हैं, स्ट्रिंग्स हैं, तो कुछ 1D स्ट्रिंग्स भी हैं, 2D स्ट्रिंग्स भी हैं। अब बात आती है एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स की। सर एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती हैं, जिसमें कि मैंने टॉप पर एस्ट्रोनॉमी को रखा है। देखिए ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट के अराउंड कि एस्ट्रोनॉमी एक थ्योरेटिकल फिजिक्स का पार्ट है। नहीं है, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का पार्ट है ये। इसमें हम नेचर को डायरेक्ट ऑब्जर्व करते हैं यूजिंग टेलीस्कोप्स। जैसा कि आपको पता है बड़े बड़े टेलीस्कोप हम लगाते हैं, हिल्स पे लगाते हैं, ये ऑब्जर्वेटरी बनाते हैं, वहाँ लगाते हैं। तो एस्ट्रोनॉमी, व्हाट एस्ट्रोफिजिसिस्ट डू इन ड्यूरिंग यूजिंग मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमर्स डू द सेम थ्रू दी लार्ज टेलीस्कोप्स एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी में यही डिफरेंस है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एस्ट्रोफिजिक्स का मतलब है कि मतलब उन सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करना यूजिंग मैथमेटिक्स। एस्ट्रोनॉमी का काम है कि उन सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ को ऑब्जर्व करना डायरेक्टली यूजिंग लार्ज टेलीस्कोप्स या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, क्योंकि आज की डेट में एस्ट्रोनॉमी में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गई है। जैसे कि पाइथन में एस्ट्रोपाई एक मॉड्यूल होता है जो यूज़ किया जाता है ज़्यादातर कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स में, और इस फील्ड में जो एक्सपर्ट्स होते हैं उन्हें एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं, जो कि आपको दिख रहा है इंडिया का सबसे इंडियन एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर, और इन्हीं की वजह से बहुत सारी चीज़ें आज मैथमेटिक्स में अवेलेबल हैं, आर्यभट्टा जी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना आपके लिए कि इंडिया का जो सबसे बेस्ट और सबसे एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर है वो आर्यभट्टा है, और एक भास्कराचार्य भी है। सेकंड नंबर पे प्लाज्मा फिजिक्स। इन दिस फील्ड वी स्टडी इंट्रैक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड फ्लूइड्स विद द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सेल्फ कंसिस्टेंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहिए था। तो जो चार्ज पार्टिकल होते हैं या कोई फ्लूइड है, जैसे प्लाज्मोन्स, वैसे उन फ्लूइड्स को ही बोलते हैं, तो ये बेसिकली फोर्थ टाइप ऑफ स्टेट ऑफ मैटर भी है। तो इनका जब डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से, तो क्या क्या चेंजेस आते हैं वो स्टडी हम प्लाज्मा फिजिक्स के अंदर करते हैं, जो कि एस्ट्रोनॉमी में भी यूज़ होता है, स्पेस साइंस में भी यूज़ होता है। और रेज कमिंग फ्रॉम द सन अफेक्टिंग द अर्थ में इज़ द बेस्ट एग्जांपल। अभी रिसेंटली अगर आप न्यूज़ पढ़ते हैं फिजिक्स से रिलेटेड, तो जियो फिजिसिस्ट एक अलग ब्रांच है जो कि बेसिकली प्लाज्मा फिजिसिस्ट के अंदर ही आ जाएगा, जियो फिजिक्स भी, जो कि अर्थ को इफेक्ट कर रहा है, तो जियो फिजिक्स भी हो जाएगा। तो उसमें पता चला है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी कुछ मैग्नीट्यूड से घटी है, जो कि कैसे घटी है, क्योंकि सन से जो रेज हैं वो डायरेक्टली अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट कर रहे हैं। तो प्लाज्मा फिजिक्स के अंदर ही आती है वो स्टडीज़। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स है, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स हालांकि एक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट भी होना चाहिए, बट ऐसा डिवीज़न करना सही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, इन दिस फील्ड वी जनरली डेवलप PCBs, प्रिंटेड जो आपका सर्किट बोर्ड होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं ICs, सेमीकंडक्टर रिलेटेड डिवाइसेस लाइक ट्रांजिस्टर्स, एम्पलीफायर्स, ऑसिलेटर्स एंड स्टडी ऑफ VLSI। ठीक है,
डायोड्स एंड थिन फिल्म कोटिंग, ये सारी चीज़ें हम इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं। और कंडेंस मैटर फिजिक्स भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डेवलपिंग फील्ड है। स्टडी ऑफ सॉलिड स्टेट्स, सिंपल, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज कंडेंस मैटर फिजिक्स, तो सिंपल, द स्टडी ऑफ सॉलिड स्टेट्स, वेदर अ क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। इसमें कोई वो नहीं है कि ये सिर्फ एमॉर्फस की स्टडी कराया जाता है या क्रिस्टलाइन की, इसमें दोनों ही टाइप के सॉलिड्स की स्टडी होती है। इट कंप्राइजेस कन्वर्जन ऑफ गैसेस टू लिक्विड टू सॉलिड स्टेट्स, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट है नैनो टेक्नोलॉजी, जो कि आपको पता है कि फिर से इंजीनियरिंग की ब्रांच में होना चाहिए, बट फिजिक्स के अंदर ही, क्योंकि फिजिक्स की थ्योरीज हम अल्टीमेटली अप्लाई करते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ नैनो मटेरियल्स लाइक नैनो चिप्स, नैनो चिप्स में आपको पता है नैनो सिम का जमाना आ गया है, तो नैनो सिम कैसे डेवलप हुई है, यूजिंग नैनो टेक्नोलॉजी। सेरेमिक बेस्ड नैनो पार्टिकल एंड कार्बन बेस्ड नैनो पार्टिकल्स की डेवलपमेंट की जाती है एक्सपेरिमेंट्स करके। लेजर एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी भी काफ़ी बढ़िया ब्रांच है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में अवेलेबल हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स, ध्यान रखिएगा, लेजर एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑप्टिक्स का ब्रांच है, इसमें हम ऑप्टिक्स से रिलेटेड स्टडी करते हैं। इन विच वी फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेजर्स, मेजर्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। मेरे ख्याल से नोबेल प्राइज़ मिला है 1998 या 7 के आसपास, ब्लू लेजर्स की वजह से। ब्लू लेज़र का जो मतलब खोज किया गया था जापानीज साइंटिस्ट के द्वारा, तो उनको मिला था, तो लेज़र का डेवलपमेंट होता है। हाँ, कंडेंस मैटर फिजिक्स में ही मटेरियल साइंस आ जाएगा, इसमें कोई हम अलग अलग करके नहीं रख सकते, कंडेंस मैटर फिजिक्स के अंदर ही जो है मटेरियल साइंस आ जाएगा। अब देखिए, मैंने एक्सपेरियोटिकल वो ऊपर जो मैंने बताया था एक्सपेरियोटिकल जो फिज़िक्स है, ये वाला थर्ड पार्ट, ये देखिए, इसमें एक चीज़ है क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है अभी, मैं आपको बताऊं। और अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ अराउंड 150 मिलियन डॉलर्स जो हैं, 150 मिलियन डॉलर, कुछ 100 करोड़ क्वांटम कंप्यूटर्स की डेवलपमेंट के लिए अलॉट किए हैं कुछ इंस्टीट्यूट्स को। तो ये काफ़ी ट्रेंडिंग फील्ड है, अगर आप मतलब इसकी स्टडी करना चाहते हैं तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं, मैं अभी नीचे बताने वाला भी हूँ। तो काफ़ी बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे सर कौन सी ट्रेंडिंग फील्ड, मतलब किस फील्ड में जाना हमें फ़ायदेमंद दिखता है, जिसमें हम काफ़ी अच्छी तरीके से रिसर्च कर सकते हैं। ट्रेंडिंग कहने का मतलब फंडिंग आपको आसानी से मिल जाएगी, है ना। जो ट्रेंडिंग नहीं होता, सरकार उसमें फंडिंग देने में काफ़ी टाइम लगाती है, ठीक है। जैसे कि आप समझ लीजिए कि जनरल थ्योरी रिलेटिविटी पे इंडिया में सिर्फ 2 या 3% ही ऐसे साइंटिस्ट हैं जो काम करते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी में भी मेरे ख्याल से 1% ही साइंटिस्ट होंगे जो काम करते हैं। तो गवर्नमेंट उसको अपने नज़रिए से ट्रेंडिंग नहीं देखती, हालांकि फिजिसिस्ट जो होते हैं उनको अपने नज़र से वो ट्रेंडिंग दिखता है, लेकिन अल्टीमेटली जो मेन रिसोर्स है वो है फंडिंग। अगर फंडिंग नहीं मिलेगी तो आप वर्क नहीं कर पाएंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि उसमें काम आता है, क्योंकि रिसर्च विदाउट कोलैबोरेशन नहीं होता। तो चाहे वो थ्योरेटिकल फिजिक्स हो या एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स हो, आपको कोलैबोरेशन काफ़ी बढ़िया चाहिए अब्रॉड से, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया में कौन कौन से बेस्ट इंस्टीट्यूशंस आपको, अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो इनके अंदर जाना चाहिए रिस्पेक्टिव फील्ड्स के लिए। थ्योरेटिकल फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन से बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, तो मैंने HRI यानी हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में जो है, इसमें जो एडमिशन होता है वो जेस्ट के थ्रू होता है, ध्यान रखिएगा। जेस्ट में आपकी रैंक 100 से नीचे होनी चाहिए, वो आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे, फिर इंटरव्यू होगा, फिर आपको एडमिशन मिलता है। टेस्ट भी होता था पहले, बट उन्होंने अब ये टेस्ट वाला पंगा हटा दिया है। IMSC इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस, अब देखिए ये इंस्टीट्यूट इस बार उसने एडमिशन ही नहीं दिया, यानी 2020 में इसने एडमिशन दिया ही नहीं है अपने IPHD प्रोग्राम के लिए। क्यों नहीं दिया है? तो अकॉर्डिंग टू द मेल सेंड बाय देम टू द इंस्टीट्यूट शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू, दे मैंशनड कि इनके पास फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स आ गया ड्यू टू कोविड क्राइसिस, तो ये एडमिशन नहीं दे रहे हैं, या 1 साल के लिए अपना प्रोग्राम ही इन्होंने बंद कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर लेकिन इंस्टीट्यूट की जो क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही टॉप क्लास इंस्टीट्यूट है। चाहे आप स्ट्रिंग थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, फील्ड थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, या इवन आप इसमें जाना चाहते हैं, आपका थ्योरेटिकल फिजिक्स में, एस्ट्रोफिजिक्स में जाना चाहते हैं, तो इसमें भी काफ़ी, मैथमेटिकल फिजिक्स में जाना चाहते हैं तो काफ़ी बेहतर है। इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स भुवनेश्वर है, IIT कानपुर आपको पता ही है, काफ़ी बेस्ट इंस्टीट्यूट है। आइजर पुणे और तिरुवनंतपुरम, ये दोनों भी ठीक है आपकी थ्योरेटिकल फिजिक्स को लेकर। IIT गुवाहाटी काफ़ी बेहतर है, इसमें स्ट्रिंग थ्योरी की पढ़ाई है। IIT हैदराबाद, ICTS बेंगलोर, जो कि फिर से मैं आपको बोलूँगा कि हालांकि मैंने रैंकिंग, जो ये रैंकिंग नहीं है, ये बस इंस्टीट्यूट की लिस्ट है, ये मत समझिए कि सर ने रैंकिंग रखी हुई है। ये ICTS IMSC की तरह ही है, यहाँ पर सारी पढ़ाई होती है, ब्लैक होल्स, आपका स्ट्रिंग थ्योरी, सुपर स्ट्रिंग थ्योरी, टोपोलॉजिकल फील्ड थ्योरी, मैथमेटिकल फिजिक्स, ये सारी पढ़ाइयाँ होती हैं ICTS बेंगलोर में। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी है, JNU में भी कुछ एस्ट्रोफिजिक्स और कॉस्मोलॉजी, JNU और DU दोनों में ही एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी अच्छे रिसर्चर्स अवेलेबल हैं। AMU भी है, स्ट्रिंग थ्योरी से रिलेटेड कुछ वहाँ पर स्ट्रिंग थ्योरिस्ट हैं जो पढ़ाते हैं। बेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स,
IISc बेंगलोर। IISc बेंगलोर को मैंने थ्योरेटिकल में इसलिए नहीं रखा है क्योंकि IISc अब इंजीनियरिंग की तरफ ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ये अब कंबाइन कर रहा है, यानी बेसिकली इंजीनियरिंग साइंस की तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। जो भी साइंटिफिक थ्योरीज हैं उनको हम इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करने जा रहे हैं। तो IISc को मैंने इसलिए एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स पे टॉप पे रखा है। रैंकिंग नहीं है, फिर से सॉरी। आइजर्स, बाकी जितने आइजर्स हैं, बाकी क्या, इवन आइजर पुणे और तिरुवनंतपुरम, दे आर ऑल्सो बेस्ट, दे आर ऑल्सो वेरी गुड फॉर दी एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स टू। नेक्स्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के लिए काफ़ी बढ़िया है। कंडेंस मैटर फिजिक्स में काफ़ी अच्छा रिसर्च होता है। JNU भी है, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स में भी होता है। AMU, JMI जो कि दिल्ली में है। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड स्टडी होती है। हालांकि मैंने ऊपर न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं बताया है क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स इट्स ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियाई, तो कहीं ना कहीं प्लाज्मा में ही आ जाएगा, तो उसको मैंने अलग से नहीं रखा है। बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, JNSA CSR, काफ़ी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं इस बार यहाँ से। और NIT तिरुचिपल्ली भी एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के लिए बढ़िया है। इसके अलावा देखिए कोई इंस्टीट्यूट ख़राब नहीं होता, कुछ इंस्टीट्यूट्स बाद में बने हैं, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं CUCET की तहत जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है वो भी बहुत अच्छा है। और कुछ इंस्टीट्यूट्स और हैं जो मैंने यहाँ ऐड नहीं किए, जैसे IIT रुड़की है जो कि काफ़ी बेहतरीन काम कर रही है स्ट्रिंग थ्योरी में। IIT जोधपुर है जो कि क्वांटम कंप्यूटिंग में फर्स्ट, मेरे ख्याल से फर्स्ट तो नहीं क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए हाँ मैं आपको बताना भूल गया, HRI इज़ दी वन ऑफ द बेस्ट फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग। ठीक है, यहाँ पर एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर अदिति सेन, ये प्रोफेसर हैं इंडिया की टॉप क्वांटम कंप्यूटेशनल फिजिसिस्ट। तो इसलिए इसको तो आपको कंसिडर करना ही चाहिए। आपको जेस्ट में AIR 100 से कम चाहिए ताकि आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को आज बतानी थी आज के इस वीडियो में। अब कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि उसी कमेंट में, उस पोलिंग के कमेंट में कि सर मुझे PhD अब्रॉड से करनी है और MSc मैंने IIT से करी है तो कैसे करेंगे। तो गाइज़ इस पर मैं अभी कुछ डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ जेन्युइन, जो कि मुझे मेरे एक्सपीरियंस से मेरे को पता है, और कुछ फ्रेंड्स से मैं बात कर रहा हूँ जिनका डायरेक्ट एडमिशन हुआ था अब्रॉड में। तो सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी हो, जेन्युइन हो, इसलिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। बहुत ही जल्द मैं आपको बता दूंगा, बहुत ही छोटी वीडियो होगी वो, तो इसलिए आप थोड़ा वेट करिए। और हाँ, अब्रॉड से मुझे याद आया कि जो स्टूडेंट अब्रॉड जाना चाहते हैं तो थ्योरेटिकल फिजिक्स के लिए आपको IAS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ जो प्रिंसटन में है, यहीं पर एडवर्ड विटन प्रोफेसर भी हैं। ठीक है, और एक है केवली इंस्टीट्यूट ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, और एक है पेरीमीटर इंस्टीट्यूट ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, और एक लास्ट है इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स इटली में। तो ये 3 इंस्टीट्यूट्स भी हैं। तो 4 इंस्टीट्यूट्स मैंने आपको बताए हैं जो कि अब्रॉड में थ्योरेटिकल फिजिक्स के लिए सबसे बेस्ट हैं। बाकी एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कौन सा बेस्ट है, इवन आप इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में डिस्कशन में हमने किया है। कोई सा भी डाउट हो रहा है जो मैंने आपको समझाया है, इसको समझ में नहीं आया सर कैसे बताया आपने, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और जो भी एग्जामिनेशन आपके पास आ रहे हैं आपके सामने, उसकी तैयारी करिए। अगर नहीं आ रहे हैं, अगर आपका अंडरग्रेड का एग्ज़ाम हो गया है, एंट्रेंसेस हो गए हैं, तो तब भी आप अपनी स्टडी जारी रखिए, चाहे वो आपके आगे की स्टडीज़ हो या आप दोबारा पुराने वाले कोई रिवीजन करना चाहते हैं तो पढ़ते रहिए। ठीक है, सो गुड बाय, टेक केयर।